हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहला सवाल है कि अभी जो आप राज्यसभा में हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, राज्य के मुद्दे या फिर पूरे कंट्री के मुद्दे? दोनों मुद्दे ज़रूरी हैं। मैं कभी कभी राज्य के मुद्दे को उठाता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारा बकाया राशि 500,000 करोड़ भारत सरकार पर बकाया है सेस रॉयल्टी का। वो पैसा मिल जाने से हम राज्य के बहुत सारे काम कर सकते हैं, विकास के काम, लोगों की भलाई के काम। इसलिए इन मुद्दों को प्लस राज्य की जो सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जो भारत सरकार के अधीन है, कोयलरी की बात है, लोगों को रोज़गार की बात है, ये मुद्दे हमारे राज्य के हैं, तो इसको उठाना अनिवार्य रूप है। उठाऊंगा, मैं उठाता हूँ। इसी प्रकार राष्ट्रीय मुद्दे जैसे हैं, भारत सरकार, भारत में एक अच्छी सरकार पूरे हिंदुस्तान में काम करे, इससे न केवल भारत ने बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत का एक स्तर ऊंचा हो। भारत के गरीबी, भारत में अच्छे, दुनिया के मुकाबले में भारत अच्छे ढंग से खड़ा हो, ये सब हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चूँकि बहुत सारे मामले केंद्र से जुड़े होते हैं, जैसे रेल है, यातायात है, रोड्स हैं, NH है, ये सब तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो उसमें उन मुद्दों को भी मैं उठाता हूँ और उठाऊंगा आने वाले दिनों में। इसलिए हमारी प्राथमिकताएं दोनों हैं, राज्य के मुद्दे भी और राष्ट्रीय मुद्दे भी। सर, अगला सवाल है कि आपके नेतृत्व में जब आपका पूरे कार्यकाल में कौन सी एक बड़े काम बताइए जिससे लोगों पर उसका असर पड़ा? मैं जब पहली बार लोकसभा में गया था तो गिरिडीह में रेल की दिक्कतें काफ़ी थी लोगों को, जो मैंने सहूलियतें दिलाई उस वक्त, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। पूर्वा का ठहराव मधुपुर में, राजधानी का ठहराव, डायरेक्ट ट्रेन से जुड़े थे पटना और कलकत्ता, यहाँ के लोग, वो सुविधाएं आज वंचित हो गई हैं। गिरिडीह में टेलीफोन मैनुअल सिस्टम था, यहाँ डायलिंग सिस्टम नहीं था, वो हमारे कार्यकाल में हुआ। ये रिकॉर्ड है, आप देखने की बात। गिरिडीह में एक अच्छे स्टेडियम का निर्माण हुआ, जिसमें आप देखते हैं खेल कूद होता रहता है, मैच वगैरह होते हैं, राज्य के फंक्शंस भी उसके अंदर होते हैं। ये सब हमारे उस समय के, जब मैं लोकसभा में था, उस समय का ये काम है जो आज तक कायम है। और बाकी फिर मैं मिनिस्टर था बिहार में, उस वक्त मैंने कुछ काम किए थे। उर्दू को पूरे बिहार में सेकंड लैंग्वेज लागू होना, मैं शिक्षा मंत्री था उस वक्त। ये 10% उर्दू की टोटल बहाली में 10% उर्दू टीचरों की बहाली, ये मेरे वक्त में ही शुरू हुआ था। तो प्राइमरी स्कूल्स में उर्दू टीचर की बहाली, ये सब जब मैं शिक्षा मंत्री था। और फिर उस समय में जब गांडे और बेंगाबाद प्रखंड में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं पिछले सालों में, जब मैं दिल्ली था, जिसको लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि हमारे वक्त में हुआ। गांडे में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार है, वहाँ बहुत जल्द खुलेगा। और अन्य जगहों पर भी एक स्टेडियम गांडे में बना था, बेंगाबाद में भी स्टेडियम बन रहा। साथ साथ रोड, बिजली, पानी की RCD रोड गांडे ब्लॉक पर बेंगाबाद में नहीं बनता था, SH के अलावा कोई मेन रोड था नहीं। आज आप इन तीनों प्रखंड के रोड मोटरेबल हो गया है, रोड बन के करीब करीब हर गांव को टच कर रही है। ये सब चीज़ें जब मैं MLA के रूप में था उसमें।
राज्यसभा सांसद बनने के बाद आपने रेल मंत्री से भी मुलाकात की और सड़क परिवहन मंत्री को भी आपने पत्र लिखा, तो मांगे क्या थी सर आपकी? देखिए, मेरी 2-3 मांगे थी रेल मंत्रालय से, जो मैंने कहा ना कि रेल की जो सुविधा होनी चाहिए गिरिडीह वासियों को, मेरे ज़िले के लोगों को, उससे अभी भी वंचित हम हैं। मैंने मांगे रखी है, मैं मिला भी हूँ, लिख के भी दिया हूँ। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर कार्रवाई होगी। जैसे मैंने कहा था कि एक जो वंदे भारत पटना से जाती है कलकत्ता, उसका ठहराव मधुपुर में, उससे हम लोगों को लाभ होता। जो एक नई ट्रेन खुली है वंदे भारत आपका कलकत्ता से गया, तो मैं रेल मंत्री से मिला भी हूँ, उनको मैंने चिट्ठी भी दिया है कि इसको हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप जो नया रूट आपका बना है कोडरमा से, ये अंदर की जो नई रेलवे लाइन बिछाई गई है कोडरमा से गिरिडीह होते हुए मधुपुर, तो आप उस वंदे भारत को जो घोड़ा से गया जा रही है, कम से कम हफ्ते में 3 दिन इस रूट से ले जाइए, क्योंकि इधर के लोगों को लाभ होगा, आने जाने में सुविधा होगी। कलकत्ता से हम डायरेक्ट जुड़ेंगे, क्योंकि मेन जो लाइन है उस पर तो बहुत सारे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, राजधानी ट्रेन चल ही रही है हावड़ा से गया रूट में। तो अगर थोड़ा सा हम उसको डाइवर्ट करके इधर से लाएंगे तो बहुत बड़ी आबादी हमें इस इलाके की, खास करके देवघर और गिरिडीह ज़िला, कोडरमा ज़िला के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये सब मांगे मैंने रखी है। मैंने परिवहन रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी से मैंने चिट्ठी भी दिया था, जो आप लोगों ने देखा है कि आप NH जो बेगाबाद से जो SH है उधर जाता है, उसको NH में तब्दील करके और उसको पटना के रूट में जाके जोड़ दीजिए। तो बहुत बड़ी आबादी इस ज़िले की, उसका लाभ लोगों को मिलेगा और हमारा बिहार से शॉर्ट रास्ता भी हो जाएगा। तो अगर इस सब चीज़ों पे भारत सरकार विचार करती है तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बीजेपी हो या JMM, दोनों ने इस बार लाया था योजना। बीजेपी ने लाया था गोगो दीदी योजना और JMM ने मैया सम्मान योजना। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, भैया लोग, वो हमसे पूछते हैं कि मैया योजना तो आ गई, लेकिन भैया योजना कब आएगा? देखिए, गोगो योजना के बारे में मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या लाया था और क्या किया नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना जो लाया है उसका बहुत लाभ लोग उठा रहे हैं। और बहुत बड़ी आबादी हमारी वो महिलाएं जो 50 बरस की भी नहीं हुई हैं और ना वो पढ़ने स्टूडेंट हैं। इस बीच की जो महिलाएं हैं, आप समझ लीजिए कि 19-20 बरस से लेकर के 49 बरस के बीच की महिलाएं, जो एक तरह से शादीशुदा महिलाएं होती हैं आबादी उनकी, तो उनके हाथ में कुछ व्यवस्था नहीं होती थी छोटे मोटे काम के लिए, ख़रीदारी के लिए। तो राज्य सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि इस एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, इनके अकाउंट में हम कुछ पैसा डालें जिससे वो अपने परिवार को भी संभाल सकती हैं और घर का खर्चा भी चलाएंगी। तो इसीलिए मैया सम्मान योजना लागू हुआ और काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं। और अभी नया किस्त तो 2,500 का आप देख रहे हैं, लोगों को पहुंचने भी लगा है जिसको लेकर कल एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम भी है रांची में। भैया लोग तो हमारे कहीं ना कहीं कमा लेते हैं, कजा लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसमें काम कर लेते हैं, उनकी व्यवस्था तो हो ही जाती है। आपने जो इशारा किया है बुज़ुर्गों की तरफ, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो बुज़ुर्ग का पेंशन है या विधवा का जी, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। असल ज़रूरत तो उन्हीं लोगों को है। हाँ, आज के हिसाब से 1,000 कम है, वो ज़रूर निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान में लेगी और विचार करेगी कि उस एज ग्रुप के लोगों को भी कुछ
हमारी बढ़ोतरी हो, उनको इसका लाभ मिले। आप देखिए समाज के हर वर्ग के लोगों को और हर एज ग्रुप के लोगों को, मर्द औरत, उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसको हील अप किया जा रहा है, उसको मदद करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है, स्कूल बनाए जा रहे हैं, स्कूल एक्सेलेंस स्कूल बनाए जा रहे हैं हर ज़िला में 1-2 करके, जिसमें उसका पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा किया गया है। बिल्कुल पब्लिक स्कूल टाइप से उसको बनाया जा रहा है। बच्चियों की पढ़ाई बिल्कुल माफ़, और साथ साथ उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी जा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं, उनको पोशाक दिया जा रहा, छोटे बच्चों को जाड़े में गर्म कपड़ा दिया जा रहा, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। तो सरकार हेमंत बाबू के नेतृत्व में कोशिश कर रही है कि समाज तरक्की करे, उन्नति करे, आगे बढ़े और पढ़े लिखे। देखिए पढ़ना, तालीम आज के वक्त में, क्योंकि हम दुनिया के मुल्कों से मुकाबला कर रहे हैं और हमारी कौम जाहिल रहे, हमारी आबादी पढ़ी लिखी ना रहेगी तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अपडेट करने के लिए और अप टू द मार्क होने के लिए तालीम, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से हमारे सारे गार्जियंस को निवेदन करूंगा कि जहां तक मुमकिन हो अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। सरकार आपके पीछे खड़ी है। बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए। स्कूल कॉलेज खुले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नए नए खुल रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन दीजिए। और सरकार ऋण मुहैया करा रही है रोज़गार करने के लिए, रोज़गार के अवसर दे रही है, उसका लाभ उठाना चाहिए जी सब लोगों को, और काफ़ी लोग उठा भी रहे हैं। इसलिए थोड़ा जब पढ़े लिखेंगे, जब हमारी आबादी जानकार हो जाएगी, इनलाइटेंड हो जाएगी, तो इन सब योजनाओं का फ़ायदा उनको मिलेगा, उठाएगी। झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो लोगों को पहला सवाल ये है कि वक्फ है क्या सर, और वक्फ बोर्ड का काम क्या है? हमारा वक्फ बोर्ड का काम ये है कि मान लीजिए आपके फैमिली में या आपके जो बुज़ुर्ग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उनके पास मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, और आप कुछ भलाई का काम करना चाहते हैं, तो आप उसको वक्फ कर दीजिए, हमें उसको वक्फ बोर्ड को दे दीजिए। वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए वहाँ और उसके हवाले कर दीजिए। हम उस ज़मीन का जो बिल्कुल पड़ा हुआ है अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे, गरीबों के बीच में, गरीबों को भलाई का काम करेंगे। कहीं कहीं स्कूल भी चल रहे हैं, कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी चल रहे हैं, कुछ गरीब लोग हैं उनको हम लोग ज़मीन बंदोबस्त करेंगे दुकान बनाने के लिए, तो उसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी हर वक्त पे, और वो उसकी देख रेख करेगी, और वो हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, हमारे रूल रेगुलेशन से वो गाइड होंगे। और अगर उससे अगर प्रॉफिट होगा तो उसका एक हिस्सा उस परिवार को भी दिया जाएगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है। तो एक अच्छी चीज़ है, और ये केवल और केवल माइनॉरिटीज़ के लिए है, उनकी भलाई के लिए। मदरसे भी चल रहे हैं उससे, गरीब बच्चियों की शादी ब्याह भी उस पैसे से कर सकते हैं। मोटे तौर पर समझिए कि एक सवाब का काम है, ऐसा ले सवाब है ये। और आप देख रहे हैं कि अभी ये बहुत चर्चित विषय बना हुआ है जी। भारत सरकार जो इस्टेब्लिश वक्फ बोर्ड के कानून है हर स्टेट में, एक वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक नया कानून बनाने की कोशिश में है, जिससे वो वक्फ बोर्ड के पावर को कटेल करेगी, और जिसका कि पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं विरोध हो रहा है हर स्तर पर, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही प्योरली और निजी, और हर मज़हब वालों को इस तरह से ट्रस्ट बनाने का, बोर्ड बनाने का अधिकार है, और वो लोग बनाए हुए हैं और संचालन कर रहे हैं अपने समाज की भलाई के लिए। उसी तरह माइनॉरिटीज़ भी इस देश में
प्रत्येक राज्य में सरकार के माध्यम से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है और वो है, और उसको हम लोग कर रहे हैं। झारखंड बनने के बाद भी ये दूसरा बोर्ड बना है, बीच में बना ही नहीं, अधिकारी के हवाले ये था और मेंबर्स बनाया गया, मेंबर्स के द्वारा मैं उसका अध्यक्ष चुना गया और अभी बहुत सारे काम है इसके अंदर। लेकिन अभी हम लोग सरकार के संज्ञान में ये बातें रखी हैं कि हमको क्या दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा इस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हेमंत सरकार और हमारे जो मंत्रालय जिनके हाथ में मंत्री हैं वो लोग इन चीज़ों पे देखेंगे और सहूलियतें हम लोगों को देंगे, जिससे हम लोग अपने काम को अच्छे ढंग से इसका संचालन हम लोग कर सकें। यही काम है। जब पॉलिटिक्स में आए थे तो आपका आइडियल कौन था, किसे देखकर आप आए थे? देखिए, मेरा पॉलिटिक्स से स्टूडेंट लाइफ से मेरा इंटरेस्ट था जी। जब मैं लीगल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं यूनियन के इलेक्शन वगैरह में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। वहाँ पर हर स्टेज में वहाँ पर काम करने की जगह होती हैं, जो हॉस्टल लेवल की कमेटियाँ होती हैं, 3-4-5 हॉस्टल मिला के एक हॉल होते हैं, हॉल नाम दिया जाता है, तो उस लेवल पे भी कमेटियाँ होती हैं। फिर स्टूडेंट यूनियन बड़ा तगड़ा है अलीगढ़ का, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है स्टूडेंट के द्वारा और काफ़ी मजबूत यूनियन रहती है अलीगढ़ की। तो जब मैं पढ़ता था उसी समय से मेरा इंटरेस्ट उधर था और हम लोग उस समय कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग NSUI होता है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, हम लोग उसके मेंबर भी रहे अलीगढ़ के, और उसी समय से हमारा इंटरेस्ट था। और चूँकि वो इंदिरा गांधी जी का दौर था तो हम लोग बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व करते थे इंदिरा गांधी जी को, किस तरह की पॉलिटिक्स करती हैं, कैसे समाज को बांध के लेकर चलना चाहती हैं और कैसे देश की अगुवाई कर रही हैं। तो निश्चित रूप से उस वक्त हम लोगों की आइडियल तो इंदिरा गांधी ही थी। बाद के नोन फिर राजीव जी का एरा आया, फिर राजीव जी के भी आइडियल रहे और उनके साथ मैंने बहुत दिनों तक काम भी किया और करते करते मैं अभी यहाँ पर मैं पहुँचा और आज तक पहुँचा। आपकी ज़िंदगी में सबसे चुनौती वाला दौर कब आया था? ये जब मैं बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं लगभग 4-5 साल रहा, नॉमिनेटेड भी रहा, इलेक्टेड भी रहा। और उन दिनों कांग्रेस की हालत थोड़ी, माने कांग्रेस दब रही थी, कमज़ोर हो रही थी और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पार्टी को चलाने में, और एक चैलेंजिंग जॉब था हमारे लिए। कोशिश हम लोगों ने की कि अच्छे ढंग से पार्टी को चलाएं और जो एक सेकुलर पार्टियों की मुहिम होती है, मिला करके सेकुलर जमात को मिला के, और मोटा मोटी ये कोलिजन का एरा उसी वक्त से शुरू हुआ। कोलिजन की सरकारें बने, कोलिजन के लाइक माइंडेड जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो आपस में मिल बैठ कर कोई काम को स्टार्ट करें, तो उस वक्त से उसकी शुरुआत हुई थी। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये कुल मिला के आज के ही समय में आप देख लीजिए ये 2 ग्रुप बन गया है। एक सेकुलर जमात है जिसको आप UPA के नाम आज दिए हुए हैं, और एक उधर की जो जमात थी जिसको NDA हम लोग कहते हैं। तो हिंदुस्तान में 2 ही जमात अभी काम कर रही है। तो ये अब एक चैलेंज के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। और आपने देखा कि अभी हाल के झारखंड में इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, उसमें UPA गठबंधन को ही लोगों ने पुनः स्थापित किया है, लोगों ने माना है, और हम लोग की एक मजबूत और फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार हेमंत सोरेन जी की बनी है। लोगों का प्यार आशीर्वाद इसमें मिला है और अच्छे फैसले हेमंत जी ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मजबूत से मजबूत हो जाएगी सरकार और लोगों की भलाई का काम करेगी। महिलाओं की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? निश्चित रूप से एक तो देखिए
राज्य सरकार ध्यान दे रही है, शुरू से ही जैसे बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य रूप है। जिस शादी पहले ज़माने में क्या था कि बच्चों की शादी लोग जल्दी कर देते थे, तो उस पर थोड़ा रोक लगा है। बच्चियां पढ़ने लगी हैं और स्कूल में भी उनकी संख्या बढ़ी है, कॉलेज में भी बढ़ी है। और आप देखते हैं वो आजकल लड़कों के मुकाबले में वो किसी चीज़ में कम नहीं है। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो नई चीज़ें ईजाद हुई है उसके इस्तेमाल की बात हो, IAS IPS में भी बच्चियां आ रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में भी बच्चियां आ रही हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, इसलिए महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए हर स्टेज पर। गरीब हैं तो उनको उस तरह से मदद करनी चाहिए, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान रहे। और फिर जब शादी ब्याह हो जाए, शादी के बाद जो जिम्मेवारियाँ हैं, उनको घर चलाना है। कुछ महिलाएं जॉब भी करती हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं, तो उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। देखिए, महिलाओं के हाथ में इकोनॉमी रहती है तो उनको वो सिस्टम मालूम है किस ढंग से हम कैसे किस चीज़ को कैसे चलाएं। और आप देख रहे हैं आज फाइनेंस मिनिस्टर भी भारत की एक महिला ही हैं, आप देख रहे हैं। इसलिए उनको जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। ये मेरी राय है। युवाओं को ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेहनत करना चाहिए जी। जब वो स्टूडेंट हैं तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। आप क्यों नहीं टॉप कीजिएगा? आखिर इसी समाज से IAS IPS बनते हैं, स्टेट सर्विसेज में आते हैं। तो आप कोई एम लेकर के ज़िंदगी में एम लेके चलिए कि हमको फलाना चीज़ हासिल करना, फलाना चीज़ पाना, और उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिए। मैं आज के नौजवानों को कहूँगा कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, सोच अपनी पॉजिटिव बनाइए कि हम प्लस सोचें और प्लस की ओर बढ़ें। कदम अपना उधर ही रखें तो जिससे हमारा भला हो, मेरे समाज का भला हो, आने वाली जनरेशन का भला हो और अपने मुल्क का भला हो। हम ऐसा कुछ सोच ना बनाएं, नेगेटिव सोच हम ना बनाएं, जिससे कि हम भी जाएंगे और हमारा समाज और हमारा देश भी जाएगा। तो जब आप जैसे मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन अच्छे कामों के लिए कीजिए, प्लस कामों के लिए। अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट की तरफ सोचिएगा तो मोबाइल से आप गलत काम भी, उसका इस्तेमाल गलत काम में भी कर सकते हैं। इसलिए सोच और दिशा हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये मेरी सलाह आज के नौजवानों को। सर, आप चारों सदनों में रहे तो जो एक नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए जो एक अच्छे नेता में होने चाहिए? देखिए, ये तो अल्लाह ताला का करम है कि उन्होंने मौका मुझे दिया है कि मैं 4 सदन मैंने देखा है। अपनी सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, समाज का भला करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम जो कर सकते हैं वही लोगों से कहना चाहिए कि भैया हम आपको आसमान का तारा तोड़ के ला के नहीं दे देंगे, लेकिन हमारी ये लिमिट है, हम इतना दूर तक आपको मदद करेंगे और उसमें आपको मेहनत करना चाहिए। जो जिम्मेवारियाँ आपके कंधे पर मिलती है, चाहे जिस रूप में हो, वार्ड कमेटी के हैसियत के रूप में हो, वार्ड कमिश्नर के रूप में हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य के रूप में हो, फिर आप MLA हो गए, मिनिस्टर हो गए, आपको अच्छे ढंग से जो मौका मिलता है समाज की भलाई का, तो आप उसको अच्छे ढंग से निभाइए। और जब आप देखेंगे कि आपके कदम बढ़ाने से हमारे लोगों को भला हो रहा है, तरक्की करेंगे और साथ साथ उस देश का भला होगा। इसीलिए सोच हमेशा पॉजिटिव अपनी रखनी चाहिए। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मेरी तो नौकरी बैंक में लगी गई थी। बैंक में? हाँ। और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ा हॉस्टल के एड्रेस से चला गया था। जब मैं गया छुट्टी के बाद तो देखा, तो मैंने पता किया, बोले कि नहीं, ये लोग तो जो जिनकी नौकरियां हुई थी वो ट्रेनिंग में निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, फिर पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके
हमारा रुझान सोशल सर्विस की तरफ हुआ। और मैं बता दूं कि मैंने कॉलेज सर्विस कमीशन फेस किया बिहार में, उसमें बिहार झारखंड एक था, और मैंने 12 साल एज ए लेक्चरर की काम भी किया है। मैंने डिग्री कॉलेज के मैं लेक्चरर भी रहा हूँ, भागलपुर यूनिवर्सिटी में रीडर तक मैं पहुँचा हूँ। और रिटायरमेंट जब हम विधायकी से हम हार जाते थे तो हम उधर अपना दूसरे काम में पढ़ाई लिखाई के काम में लग जाते थे, और जब चुन जाते थे फिर हम लेन पर ये छुट्टी पर आकर इधर बड़ा काम करते थे। तो ये मेरी ज़िंदगी में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हम, और जब मेरा रिटायरमेंट का एज आ गया तो हम रिटायर कर गए। हम कभी खाली बैठे नहीं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहे, चलता रहा। सर, आपका पसंदीदा खेल क्या है? अभी भी कुछ खेल खेलते हैं या जवानी में खेलते होंगे? नहीं, जवानी में भी खेलते थे, बहुत नौजवान थे उस समय खेलते थे। फुटबॉल हमारा सबसे पसंदीदा खेल रहा है। फुटबॉल। क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रहता था, लेकिन पहले हम लोग के ज़माने में क्रिकेट काफ़ी सीरियल चलता था। एक हफ्ता 5 क्या बोलिएगा उसको, सीरीज़ चलता था ना। तो अभी इधर 2020 हुआ है। तो खेल, अच्छा फुटबॉल में क्या था कि बस 1-1.5 घंटे के अंदर फैसला हार जीत का हो जाता था। तो इंटरेस्ट तो उधर था, मैं खेलता भी था। फुटबॉलर के रूप में हमारे वालिद साहब भी अच्छे फुटबॉलर थे। और गिरिडीह में काफ़ी लोगों को फुटबॉल से काफ़ी इंटरेस्ट होता था। गिरिडीह एथलेटिक एसोसिएशन भी फुटबॉल का आयोजन वगैरह कराती थी। तो पसंदीदा गेम तो फुटबॉल रहा है, लेकिन क्रिकेट से भी इंटरेस्ट हमारा रहा है। और मैं पिक्चर वगैरह भी मैं देखता हूँ, आज भी कभी मौका मिलता है पिक्चर देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं। बचपन के बारे में कुछ यादगार चीज़ अगर बताना चाहें तो? बचपन के देखिए, हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते थे, और काफ़ी उन लोगों ने, हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत की हम लोगों को। हम लोग 5 भाई थे, पाँचों को गरीबी की हालत में पढ़ा लिखा करके, और काफ़ी जद्दोजहद से उन्होंने पढ़ाया था हम लोगों को। हम लोग मेहनत करते थे, खेलते कूदते भी थे, और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे। मुझे याद है जब हम लोग यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कभी कभी रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलता था, जनरल क्लास में ही बैठ कर हम लोग चले जाते थे, खाना वगैरह साथ में लेकर जाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और हमारे परिवार से 10-12 फैमिली मेम्बर्स हम लोग होते थे। यहाँ से लेकर के पटना से हमारे 1-2 कज़न्स चढ़ते थे, और अलीगढ़ में हम लोग रहते थे। और कोई दिन नहीं गुजरता था कि हम लोग आपस में बैठ के बातचीत नहीं करते थे। तो काफ़ी हम लोग का फैमिली अलीगढ़ में, अलीगढ़ की गलियों में मशहूर था। ये अहमद फैमिली के लोग सब हैं, सब गिरिडीह के लोग। बचपन आपका कहाँ गुजरा सर? हम तो गिरिडीह में रहे। गिरिडीह में? हाँ, हम कारमल स्कूल में पढ़ते थे। कारमल स्कूल के बाद फिर पचम्बा हाई स्कूल में पढ़े 4 साल। फिर एसटी स्कूल गिरिडीह पहुँच गए, हाई स्कूल यहीं से किया। फिर गिरिडीह कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी किया था। फिर हम अलीगढ़ निकल गए हायर स्टडीज़ के लिए। आखिरी सवाल है कि सर, आपकी यात्रा आपने की होंगी, कई विदेश भी गए होंगे, मुल्क भी, तो सबसे पसंदीदा और यादगार यात्रा कौन सी रही आपकी? देखिए, अल्लाह के रहम करम से हम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हम घूम चुके हैं। चीन से लेके अमेरिका तक, इंग्लैंड, रशिया, और यूरोप में भी काफ़ी जगह गए हैं, फ्रांस वगैरह सब गए हैं। हिंदुस्तान का भी कोई राज्य छूटा नहीं है हमारा जहां हम किसी न किसी रूप में नहीं गए। एमएलए के रूप में गए, मिनिस्टर के रूप में गए, एमपी के रूप में भी गए, और हम अपने विधानसभा के कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो कमेटी भी लेकर हम जाते थे। लेकिन जो मज़ा हमको राजीव गांधी के साथ सफ़र करने में और काम करने का मौका में मिलता था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था। चाहे वो हवाई जहाज़ की यात्रा हो, चाहे वो ट्रेन की यात्रा हो। दिन भर हम लोग बिहार में
इस समय बिहार झारखंड सब एक था। जी। हम लोग बिहार भी में घूमते थे, झारखंड भी आते थे, प्लस दुनिया के दूसरे कोने में भी हिंदुस्तान के जाते थे राजीव गांधी के साथ। उनके साथ ट्रैवल करने का एक अलग मज़ा होता था और बहुत ही इनलाइटेंड आदमी थे वो, बहुत जागरूक आदमी थे। वक्त रायगा नहीं करते थे, कुछ ना कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे एक्सपीरियंस उनके साथ मिलता था हमको। और वो सोते बहुत कम थे और हम लोग ज़रा अगर कहीं जैसे आँख ऊँख लग जाती थी तो वो जगा देते थे, क्या कर रहे हो, अभी सोने का वक्त हुआ नहीं। कभी उनके साथ जो ज़िंदगी गुजरा है मेरा और जो लम्हे साथ में उनके साथ रहे हैं, उस वक्त काम करने में बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा हमको उसी वक्त आया पूरी ज़िंदगी में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया हमसे बात करने के लिए आपको। नहीं, अच्छा है आपके माध्यम से हमारी जो आप बीती है, हमारे जो तजुर्बे हैं, हमारे जो मेरी ज़िंदगी के जो कुछ लम्हे हैं उसकी चर्चा आपने की है। और मैं चाहूँगा कि आने वाली नस्लें इन सब चीज़ों का लाभ लें, फ़ायदा लें और एक अच्छा हिंदुस्तानी बनने की कोशिश करें। और हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि सबसे बड़ी बात है कि अपने वतन की खिदमत करना, अपने कौम की सेवा करना, उसमें उसके तरफ लोगों का रुझान हो तो हम कभी पिछड़े नहीं, हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत और आपका आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया माधव। ठीक है सर, थैंक यू।